Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 IT code 802 information technology. So as you know, we have started 2026 board preparation series and in the last video we have discussed the answer presentation tips. So आपको वो वीडियो जरूर देखनी है, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको अपनी आंसर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है बोर्ड एग्जाम में. ओके, सो इस वीडियो में हम CBSE 2025 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. If you want to enhance your IT board preparation, you can refer to preparation books, all-in-one book or sample paper book. Link is given in the description. इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको CBSE 2026 सैम्पल पेपर वीडियो देखनी है, जो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है. वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. ओके, तो देखिए, जब हम CBSE 2026 सैम्पल पेपर को 2025 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर पैटर्न सेम मिलता है. इसका मतलब है जो क्वेश्चन पैटर्न है, मतलब कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहेगा, वो सभी चीजें यहाँ पर सेम है. ठीक है, तो इसलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफी हद तक ये आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें उसका आंसर कैसे करना है, एंड डेफिनेटली ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है. ओके, आपको ये वीडियो देखने से पहले सैम्पल पेपर वीडियो कंप्लीट करना है. ओके, या फिर आप इसके बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं. एंड जब आप ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो उसके बाद आप खुद से भी सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल इन वन और सैम्पल पेपर बुक. ओके, चलिए हम आज ये पेपर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो मैंने अभी शुरू में आपको इमेज दिखाई थी, उसी का ये जूम इन पार्ट है. सबसे पहले आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा. एंड यहाँ पर ये बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब हमारा पेपर इतना लेंदी नहीं होता है. आप बहुत आराम से और बहुत ही शांत मन से अपना पेपर करें, क्योंकि कई बार आपको ये दिख जाता है कि पेपर बहुत इजी है और आप जल्दबाजी में उसे गलत कर देते हैं. तो इसलिए किसी भी तरह की जल्दी नहीं करनी है. बहुत इजी पेपर होता है, बट अगर आपने कहीं भी केयरलेसनेस शो की तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बिना किसी केयरलेसनेस के बहुत केयरफुली आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है. बहुत टाइम होता है, ठीक है, आप इजीली उसको विद इन 2 आवर्स कंप्लीट कर पाते हैं. ठीक है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1.5 आवर में ही कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है टाइम से रिलेटेड. ओके, देन मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी एग्जाम आपका 60 मार्क्स का है. ओके, देन अब जब हम फ्रंट पेज देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, इनको ध्यान से पढ़ लें. सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने प्रिंटेड पेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं उतने हैं या फिर नहीं. एंड अगर नहीं है तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है. देन क्वेश्चन पेपर कोड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के राइट साइड पर गिवन होता है, जो आपको अपनी आंसर बुक में मेंशन करना होगा. साथ ही सेट नंबर भी मेंशन करना होगा. इसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं. इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमें आगे भी मिलेंगे, वो भी हम ध्यान से देखेंगे. ओके, एंड जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं अपने आंसर बुक में, तो हर एक के पहले क्वेश्चन का सीरियल नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना है. ठीक है, एंड ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं 10:15 से 10:30 AM तक, ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम है. ठीक है, तो इसके बीच में आपको कोई भी आंसर्स नहीं लिखने. आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है. ओके, जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है एंड ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं. ओके, अब देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस आपको सैम्पल पेपर में भी गिवन होते हैं, तो अगर आपने सैम्पल पेपर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि आपको यहाँ पर किस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा. ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चंस गिवन है, जिन्हें 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, मींस आपके पेपर के 2 सेक्शंस हैं. ठीक है, जो सेक्शन ए है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, MCQ, 1 वर्ड, 1 लाइन, ट्रू फॉल्स, इस तरह के आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं. ओके, देन आते हैं सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे. इसमें आपको 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं. ओके, यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी, लाइक
जैसे सेक्शन ए में हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है, तो एज सच हमें 6 क्वेश्चंस में से चॉइस नहीं गिवन, बट इनके जो सब पार्ट्स हैं उनके अंदर चॉइस गिवन होगी। सो जो इंटरनल चॉइस है उसके बेसिस पर आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को लीव नहीं करेंगे। अगर आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपको उसमें पूरा आंसर नहीं आता, जितना भी आता है आप उतना लिखिए, बट लिखिए, ठीक है। किसी भी आंसर को लीव नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि हम पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप आईटी के पेपर की बात कर रहे हैं तो ये इतना हार्ड एग्जाम नहीं है कि आपको सबसे पहले कोई पर्टिकुलर सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप लिमिट में, टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पाएं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके पास इनफ टाइम है और आप इसे बहुत आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो आप सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज मिस नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर सेक्शन ए में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनका आंसर आप बहुत जल्दी जल्दी लिख पाएंगे और शुरू में आप चीजों को अच्छे से रिकॉल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 मार्क में जनरली आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर इजिली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन बी पहले करना चाहिए तो आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, जो आपको तब पता चलती है जब आप सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमें पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ओके, एंड अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैम आप क्या रिकमेंड करते हो, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम सेक्शन ए के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये 30 मार्क्स का सेक्शन है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर गिवन है कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन है और इसमें से हमें 4 करने हैं। सो आपको ओवर अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है। जब आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए टाइम मिलता है, उसी समय में आपको ये सभी क्वेश्चंस एक बार क्विकली रीड करने हैं और ये डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो इसलिए जब आप अपने आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी आप केयरफुली देख सकते हैं कि आपको कौन से अच्छे से आते हैं और आप वही अटेम्प्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपको अच्छे से आते हैं, बेस्ट 4 आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सभी के आंसर्स बताऊंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी सब आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे, नहीं। एग्जाम में आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर सभी 6 के आंसर बताऊंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी 6 मेंशन करेंगे। आपको बेस्ट 4 जो आपको अच्छे से आते हैं वो 4 आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें हमें लेफ्ट साइड पर मार्जिन गिवन होगा और राइट साइड पर हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आईटी के पेपर में इतना टाइम होगा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन पर अच्छे से ध्यान दे पाएं, ठीक है। तो इसलिए हम राइट साइड भी स्केल से मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको उसकी हेडिंग मेंशन करनी है, लाइक सेक्शन ए। ओके, अब इसके बाद लाइंस लीव करेंगे और यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, तो जहां पर आपको सब पार्ट्स गिवन है उसके आंसर आपको सेपरेट लाइंस में लिखने हैं। एंड यहाँ पर इतना लेंथी पेपर नहीं है, सो इसलिए आप हर एक सब पार्ट के बीच में 1 लाइन का गैप दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपको 4 पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पर जो भी 4 पार्ट्स आप कर रहे हैं सभी के बीच में 1 लाइन का गैप आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सभी के आंसर्स बता रही हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को समझ रहे हैं, ठीक है। बट एग्जाम में आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितना कहा गया है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विच एनकोड्स एंड सेंड्स मैसेज थ्रू अ चैनल। सो जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो हमसे ऐसे एलिमेंट के बारे में पूछा गया है जो
मैसेज को एनकोड करता है और सेंड करता है चैनल के थ्रू. सो सेंड कौन करता है? सेंडर. सो द करेक्ट आंसर इज सेंडर. Then next question, to maintain a positive attitude, which one of the following is not a good practice? So four options given है. Feed the mind with positivity, ये positive attitude maintain करने में help करता है, तो ये तो सही है. बट हमसे पूछा गया है कि जो सही नहीं है, जो अच्छी practice नहीं है. So इस तरह की keywords को miss ना करें. Okay, ध्यान से पढ़ें question को. Then don't learn from failures. तो ये एक्चुअली ये गुड प्रैक्टिस नहीं है. तो वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी गुड प्रैक्टिस नहीं है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन, डोंट लर्न फ्रॉम फेलियर्स. सो यहाँ पर सेकेंड पार्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डोंट लर्न फ्रॉम फेलियर्स. एंड मैंने आपको बताया था आज प्रेजेंटेशन वीडियो में, जब भी आपको एमसीक्यू का आंसर लिखना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर के साथ ऑप्शन को भी मेंशन करेंगे. ठीक है. Next question, state true or false. Personality disorders involve long-term patterns of thoughts and behaviors that are unhealthy and rigid. The answer is true. Personality disorders ऐसे patterns हैं जो हमारे thoughts, behaviors में reflect होते हैं और ये unhealthy होते हैं and long term में हमारे health को affect करते हैं और आसानी से change नहीं होते. In the spreadsheet software, a dash is an arrangement of cells in a vertical standing manner. So ये spreadsheet से question है. जब spreadsheet में हम cells की बात करते हैं तो अगर cells को horizontally arrangement में देखा जाता है, horizontal arrangement that is called row, और अगर vertical arrangement देखा जाता है तो वो होता है column. So the answer is column. Next question, dash is one of the most important attitudes of an entrepreneur, which is defined as the ability to continue to do something even when it is difficult. जब कुछ करना डिफिकल्ट है बट हम फिर भी वो चीज बार बार करने में लगे हुए हैं, हमें उस चीज में बार बार हार मिल रही है, हमें फेलियर मिल रहा है, बट फिर भी हम अपने फेलियर से सीख रहे हैं, उसको दोबारा ट्राई कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड परसीवियरेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, परसीवियरेंस. Then next, CNG stands for. The answer is compressed natural gas. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसमें हमें 6 पार्ट्स में से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं. ओके. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, DBMS stands for Database Management System. Then all Java statements must end with. सो सभी जावा स्टेटमेंट्स को हम सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं. सो आपको यहाँ पर सिंबल भी बनाना है और आंसर भी लिखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मैनेज डेटा स्टोर्ड इन RDBMS. RDBMS में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो उसे SQL मेन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से मैनेज करते हैं. देन इन रिलेशनल मॉडल्स अ डैश इज कॉल्ड अ रिलेशन. रिलेशनल मॉडल में टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट स्टैंड्स फॉर. सो इसकी फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ SQL. सो यहाँ पर वैलिड डेटा टाइप कौन सा नहीं है? कैर, वेर कैर, डेट, ये सभी वैलिड हैं बट सी, STR ये वैलिड नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन अ वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ डैश सर्वर. रिमोट सर्वर मीन्स जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पहले हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे. सो ऐसा क्यों? क्योंकि वेब एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहीं रिमोट सर्वर पर स्टोर्ड है एंड जब हम ऑनलाइन उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तब जाकर वो हमें डिलीवर होता है ऑनलाइन. ओके. सो इट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से हमें 6 आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 पॉपुलर ई लर्निंग वेबसाइट्स. आप यहाँ पर कोई भी ई लर्निंग वेबसाइट्स का नेम मेंशन कर सकते हैं, लाइक खान अकेडमी, coursera.org. देन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली इट्स ओन लैंग्वेज कॉल्ड. सो कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. देन
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका डिड नॉट यूज ASC और DESC कीवर्ड विद ऑर्डर बाय क्लॉज। मतलब कृतिका ने यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा तो है बट उसने कोई कीवर्ड मेंशन नहीं किया है उसके साथ ये स्पेसिफाई करने के लिए कि वो असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में। तो बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है हमें ये बताना है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। Then next question, Dash is the national web portal of India which provides a single window access to information and services being provided by the various Indian government entities. So यहाँ पर नेशनल वेब पोर्टल की बात हो रही है जो है india.gov.in। यहाँ पर हमें सभी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का एक्सेस मिलता है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल फॉरगॉट टू ऐड अ कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। मीन्स टेबल पहले से बनी हुई है हमें उसमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी होगी। सो वी हैव टू यूज ऑल्टर कमांड। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next question, dash makes the password safer for online transactions. So पासवर्ड को सेफ बनाने के लिए हमें एक ऐसा पासवर्ड यूज करना चाहिए जिसमें अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then variables in Java need not be declared and initialized before they are used. State true or false. सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमें जावा में कोई वेरिएबल यूज करना है तो पहले उसे डिक्लेयर करना नेसेसरी है तभी हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रोजेक्ट विल बी डन इन डैश फेज ऑफ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। सो हम जानते हैं वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में 4 मेन फेजेस होते हैं एंड फ्रंट एंड बैक एंड के बीच कनेक्टिविटी थर्ड फेज मीन्स इम्प्लीमेंटेशन फेज में एस्टैब्लिश की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन। Then next question, if the value of an attribute in a tuple is not known or not applicable or not available, a special value is used to represent them. So अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नहीं पता तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम उसे ब्लैंक लीव नहीं करेंगे, इंस्टेड हम वहां पर एक स्पेशल वैल्यू लिखते हैं दैट इज नल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question, third. In India, the main thrust for e-governance was provided by the launching of Dash, the National Satellite-Based Computer Network in 1987. The correct answer is option A, NICNET. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 लाइन क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं तो इस तरह की 1 मार्क डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। सो वेरिएबल एक तरह का प्लेस होल्डर है जिसमें हम डेटा स्टोर रखते हैं ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अपनी वैल्यू को चेंज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक ऐसा कीवर्ड बताना है जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं सो दैट हमें कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यूज मिल पाए, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ एक बार ही मिले। सो ऐसे में अगर हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज रिजल्ट में देखनी है उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को सिर्फ एक बार दिखाता है। Then next question, select the valid statement to declare and initialize an array in Java. So array declare करने के लिए सबसे पहले हम data type mention करते हैं, फिर square brackets, देन एरे नेम। तो यहाँ तक तो ये सभी करेक्ट है बट यहाँ पर हमसे इनिशियलाइज करने के लिए भी कहा गया है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं किया गया है। देन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट इनिशियलाइजेशन कौन सा है। तो हमें याद रखना है कि जब इनिशियलाइज किया जाता है एरे को तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें से हमें 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू डेटाबेस एप्लीकेशन यूज्ड इन द डोमेन्स। मीन्स हम डेटाबेस एप्लीकेशन को कहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर ए बी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट अगर हम सी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है बैंकिंग डेटाबेस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बट आप बैंकिंग में मेडिसिन के स्टॉक के बारे में रिकॉर्ड नहीं रखते तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।
Now coming to the second part, out of many types of DBMS users, Dash is responsible to determine the requirements of the end user and then develop specifications to meet the requirements. यहाँ पर हमें बताना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS यूजर होते हैं उसमें से कौन से ऐसे टाइप होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एंड यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिस्टम एनालिस्ट. Next question, exception thrown by any statement in try block in a Java program is handled in dash block. अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्शन देती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ कैच ब्लॉक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन Rashmi is not able to leave a blank in the salary column of the employee table. Which constraint is applied on the field salary? तो अगर हम किसी कॉलम को ब्लैंक लीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाइड है, क्योंकि ब्लैंक लीव करने का मतलब है कि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नल वैल्यू है. तो उस केस में हम अगर ये पहले से ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि नॉट नल कांस्टेंट हमने वहां पर लगा दिया है, इसका मतलब कि वहां पर हम नल वैल्यू मतलब उसको ब्लैंक नहीं रहने देंगे, उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Which is the correct way to write multi-line comments in a Java program? So multi-line comments लिखने के लिए हम इन दोनों symbols के बीच में multi-line comments लिखते हैं. So the correct option is B. Then name the Java interpreter that translates the byte code into machine code and then executes it. So जो byte code को machine code में convert करता है और फिर execute करता है उसे हम कहते हैं JVM, means Java Virtual Machine. जब आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पर आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि यही आंसर है, तो आपको वहां पर उसकी फुल फॉर्म भी साथ में मेंशन करनी है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जेवीएम नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे जावा वर्चुअल मशीन. ठीक है, ब्रैकेट में जेवीएम भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें से हमें कोई 5 आंसर करने हैं. So first question, which access modifier in Java is used to make a data member or a method member of a class visible only within the class? मतलब अगर हमने data member बनाया है और फिर वो हम चाहते हैं कि वो class के अंदर ही visible रहे, उस class के बाहर visible ना रहे, तो इस केस में हम उसे private set कर देते हैं. So the correct answer is option D, private. Then Flipkart and eBay are examples of dash shopping stores. Flipkart and eBay online shopping stores हैं. So the correct answer is online. Next, write the names of any two web browsers which help us to browse various websites over the internet. Web browser के name बताने हैं, Microsoft Edge, Google Chrome. Then dash in Java is a block of statements grouped together to perform a specific task. स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जब हम स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखते हैं उसे हम कहते हैं मेथड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Next question, in Java, dash statement is used to execute a block of code matching one value out of many possible values. So जहां पर हमें बहुत सारी possible values given हो और उनमें से जिस भी value के साथ match करता है value उसके corresponding स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. तो ऐसा होता है स्विच स्टेटमेंट में जहां पर हमें मल्टीपल केसेस गिवन होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज स्विच. देन इन विच जावा पैकेज इज द स्कैनर क्लास अवेलेबल? स्कैनर क्लास अवेलेबल होती है जावा डॉट यूटिल पैकेज में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. So we have completed section A and now we are proceeding to section B, subjective type questions. एंड अगेन ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में हमें शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो हम वो बहुत इजीली कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करते हैं. ओके. यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 5 क्वेश्चंस गिवन है और इसमें से कोई 3 हमें आंसर करने हैं एंड वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स. ओके. जब आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन होंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो अलग अलग होंगे, बट उससे पहले ही आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन जॉब? ग्रीन जॉब को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले तो हम न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. हम यहाँ पर हेडिंग मेंशन करेंगे सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस.
2 लाइन्स लीव करेंगे और अब अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करें, इसके बाद अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको राइट साइड भी मार्जिन बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मार्जिन तक ही आप अपना आंसर लिखें। आप प्रॉपरली अगर वहाँ पर वर्ड लिख पा रहे हैं तो लिखें, वरना अगली लाइन में आ जाएँ, ठीक है? सो अपना आंसर आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है, ओके? यहाँ पर ग्रीन जॉब की डेफिनेशन पूछी गई है। सो ग्रीन जॉब कोई भी ऐसी जॉब जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को सस्टेनेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, ऐसी जॉब को हम कहते हैं ग्रीन जॉब। एंड ये सभी सेक्टर्स में अवेलेबल होती है, एनर्जी, मटेरियल, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, हर सेक्टर में ग्रीन जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ओके? Now coming to the next question, eighth question. To create a digital presentation, suggest the names of any two popular presentation softwares. So हमने ये क्वेश्चन आंसर प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं, सो यहाँ पर 2 लाइन्स का गैप आपको रखना है, ठीक है? एंड यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिर्फ नेम्स नहीं लिखने हैं, उससे पहले क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन से भी लिखनी होगी, ओके? सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशन, ये चीज़ हमने यहाँ पर क्वेश्चन से ही पिक की है। टू पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। अब इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए, आपको किस तरह से प्रॉपर फ्रेमिंग करनी है आंसर की। सो आप यहाँ पर लिखेंगे टू पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आर, ठीक है? इसके बाद दोनों का नेम लिखने के लिए हम अलग अलग पॉइंट्स में इनका नेम लिखेंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। स्पेसिफिकली जब क्वेश्चन में आपसे पॉइंट्स पूछे गए हैं 2 4 इस तरह से, अगर क्वेश्चन में खुद से मेंशन किया गया है तो आप भी उसको पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखें, ठीक है? सो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकेंड फॉर्मेट में लिखा है, ओके? एंड ये जो फॉर्मेट आप यहाँ पर यूज करते हैं पॉइंट्स में, जो आंसर के अंदर है, वो आपके क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर 1 या 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 के फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर गिवन है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा फॉर्मेट यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश ना करे, ओके? देन यहाँ पर 8th क्वेश्चन लिखने के बाद हमारे पास इतना स्पेस नहीं है इसके बाद कि हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन में ही सब पार्ट्स गिवन होंगे तो हम यहाँ पर सब पार्ट्स के बीच 1 1 लाइन का गैप देंगे, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और साथ ही यहाँ पर जब हम डेफिनेशन लिखते हैं, किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, कोई पॉइंट है, तो जब आप उसकी हेडिंग लिख रहे हैं, ये हेडिंग है पर्सनालिटी, और फिर इसके बाद जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो जब आप सेकंड लाइन में आएंगे लिखते हुए, तो आपको बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना है सेकंड लाइन में। इंस्टेड आप इतना गैप लीव करेंगे हेडिंग जितना, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिमिलरली पर्सनैलिटी ट्रेट्स की डेफिनेशन जब हमने लिखी है, तो हमने सेकंड लाइन को बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, इंस्टेड हमने इतना स्पेस लीव किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और फिर जब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे थर्ड लाइन में, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इतना स्पेस अगर हम दे देते हैं तो उससे प्रॉपर आंसर दिखता है, ओके? एंड जो पॉइंट है वो भी प्रॉपरली हाईलाइट हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स का एक क्लस्टर, एक ग्रुप जो एक पर्सन को यूनिक एंड डिफरेंट बनाती है दूसरों से, उसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी। एंड हमारी पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज होती हैं, हम हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स कैसे हैं, हमारी क्या क्या क्वालिटीज हैं, यही होती हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो दीज आर रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स, एंड यही हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है, ओके? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ऐसे 4 एनवायरमेंटल बैरियर्स बताने हैं जो एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्टली पॉइंट्स लिखना स्टार्ट नहीं करना है, हमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही लिखना है, ठीक है? तो हमने क्वेश्चन में से स्टेटमेंट पिक किया है, और फिर इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली लिखने के लिए हमें यहाँ पर वर्ड इंक्लूड करना होगा। हमने यहाँ पर इंक्लूड लिखा है, आप यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं। 4 most common environmental barriers which an entrepreneur may face while running his or venture are, इस तरह से, ठीक है?
देन हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखने हैं, हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखेंगे और सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन करना है, उन्हें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। मीन्स हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल। मींस जब हम काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तो उसमें अगर एनफ रिसोर्सेज नहीं है या फिर रॉ मटेरियल नहीं है तो भी बैरियर है। देन हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, या फिर जो मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, या फिर हमारे पास इतनी मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है। सो ये सभी एनवायरमेंटल बैरियर्स में आते हैं। ओके, then next question, briefly explain any two factors that affect active listening. Again हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से लाइन पिक कर लेंगे, ठीक है। टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर। अब यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स लिखने हैं और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। और वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया भी गया है, ठीक है। सो जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, सो सबसे पहला फैक्टर है आई कांटेक्ट। सो अगर हम स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो उससे हम ये सिग्नल देते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, एंड उससे हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। और हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उससे हमारी एक्टिव लिसनिंग अफेक्ट होती है, तो इसलिए हमें ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो जब हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं तो सबसे पहला तो आप इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। और जो हेडिंग है आप उसका ध्यान रखें, या तो आप इस हेडिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इतना स्पेस हमने लीव किया है, तो इससे प्रॉपरली ये शो हो रहा है कि ये हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 2 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन है। 5 क्वेश्चंस हैं जो इसमें से हमें 3 आंसर्स करने हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स पहले से ही गिवन है। जब आपको क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन होते हैं तो आपको उसका वही फॉर्मेट अपनी आंसर शीट में लिखना है। मतलब अगर यहाँ पर ए एंड बी है तो आपको ए एंड बी ही लिखना है, आप अपनी मर्जी से इसको फर्स्ट सेकंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे, 1 लाइन का स्पेस आप यहाँ पर सब पार्ट्स के बीच में दे सकते हैं, एंड यहाँ पर ए पार्ट का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 30 + 20। सो यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें हमें 30 + 20 एज इट इज प्रिंट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें डबल कोट्स में गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमें डबल कोट्स में गिवन होती है उसे हम स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। भले ही ये नंबर्स हैं, भले ही इनके बीच में प्लस सिंबल लगा है, बट हमने इस पूरी चीज को यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में लिख दिया है, तो ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। तो इसलिए ये एज इट इज प्रिंट होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले तो ये डबल कोट्स के बीच में जो है वो हम एज इट इज प्रिंट कर देंगे। इसके बाद +802। तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कंकैटिनेशन कर रहे हैं। कंकैटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग। सो इस स्ट्रिंग के बाद इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रिंट किया है उसके बाद 802 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आप लिखते हैं उसके बीच में 1 1 लाइन का गैप आप दे सकते हैं, इससे आपका आंसर नीट एंड क्लीन दिखता है। ओके, एंड इतना स्पेस एंड टाइम दोनों आपके पास है कि आप यहाँ पर स्पेस लीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। सो डीबीएमएस में डेटाबेस भी होता है और डेटा की डिस्क्रिप्शन भी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का है। देन प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब अगर हमें डेटा में कोई भी चेंज करना है, डेटा के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना है, तो इसके लिए जो प्रोग्राम्स इस डेटा को एक्सेस करते हैं उन्हें मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने कहा है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके,
Next question, what is the purpose of percent and underscore characters used with like keywords in SQL? सो एसक्यूएल में परसेंट एंड अंडरस्कोर दो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं। लाइक कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग पैटर्न मैच करना है। तो किस तरह से किस तरह का पैटर्न है ये हम बताते हैं लाइक कीवर्ड के कैरेक्टर्स के थ्रू। सो परसेंट डिनोट करता है जीरो और मोर नंबर ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स को। अंडरस्कोर डिनोट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को। तो अगर मैंने 5 अंडरस्कोर लगाए इसका मतलब 5 कैरेक्टर्स बता रही हूँ। और अगर मैंने कहीं पर परसेंट लगाया है तो उसका मतलब है कि वहां पर जीरो या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज जावा आईडीई? नेम वन कॉमनली यूज्ड जावा आईडीई। तो जिस तरह से हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वैसे ही हम जावा प्रोग्राम्स लिखने के लिए जावा आईडीई का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट एडिटर और जावा कंपाइलर दोनों एक साथ मिलते हैं, मतलब हमें इनको सेपरेटली यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें उसी आईडी में अपना कोड लिखना है और वहीं पर हम उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, नेम एनी वन कॉमनली यूज्ड जावा आईडीई। तो जब आपसे एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे जाएं, सो उसको आप वन लाइन के बाद लिख सकते हैं इस तरह से, कॉमनली यूज्ड जावा आईडी इज NetBeans IDE. Okay. Then next question, list any two ways in which database application is used in the banking sector. बैंकिंग सेक्टर में हम डेटाबेस एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जैसे उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनके अकाउंट्स, लोन्स एंड डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स। एंड एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन, सैलरी, लीव्स, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट ईयर, ये सभी डिटेल स्टोर करने के लिए हम बैंकिंग सेक्टर में डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। सो जब आप ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन से भी आप स्टेटमेंट को पिक करेंगे, ठीक है। और फिर जब पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसे इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में फर्स्ट सेकेंड मेंशन करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है एंड हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। Now, in the next question, we have to write a Java program using for loop to calculate and display the factorial of number 5. So, यहाँ पर हमें Java program लिखना है, तो सबसे पहले हम क्लास स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद मेन मेथड। अब यहाँ पर फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से। सो यहाँ पर हम दो वेरिएबल कंसिडर करेंगे, नंबर इज इक्वल टू 5 एंड फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ओके, बोथ ऑफ डेटा टाइप इन। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें फॉर लूप स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में जो लूप गिवन है हमें वही यूज करना होगा, ओके। अगर नहीं गिवन होता है तब हमारी चॉइस है कि हम कौन से लूप की हेल्प से लिख रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें वही लूप यूज करना होगा, ओके। फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए फॉर कीवर्ड लिखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं स्पेशली लूप या स्टेटमेंट पर बेस्ड, तो आपको उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, और ये चीज हमने थ्योरी में डिस्कस की है, ओके। रिवीजन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सो फॉर के बाद हम ब्रैकेट में 3 पार्ट्स मेंशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वो वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है जो हम इस लूप में यूज करने वाले हैं। सो हम इस लूप में आई वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो हमने डिक्लेयर किया है इंट आई और इसे इनिशियलाइज किया है 1 वैल्यू के साथ, ओके। सेमीकोलन। इसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन। सो ये कंडीशन हम इस नंबर पर बेस्ड लिख रहे हैं जो हमने यहाँ पर पहले से डिक्लेयर किया है। मींस जो आई की वैल्यू है वो नंबर से कम या उसके बराबर रहनी चाहिए। इसके बाद सेमीकोलन। देन हमने यहाँ पर स्टेप लिखा है, मींस ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है ये कैसे चेंज होगी। सो ये इंक्रीमेंट होगी हर एक स्टेप के साथ, ओके, हर एक आइट्रेशन के साथ। ब्रैकेट क्लोज। अब कर्ली ब्रैकेट में हमें वो स्टेटमेंट लिखनी है जो तब एग्जीक्यूट की जाती है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके। सबसे पहले हम इस लूप को समझेंगे। सो फॉर लूप में हमें 3 पार्ट्स गिवन है एंड हम फर्स्ट पार्ट के साथ लूप को स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली हमें आई इज इक्वल टू 1 के साथ स्टार्ट करना है एंड हम टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू नंबर। नंबर की वैल्यू है 5,
ओके। सो हमें टेस्ट करना है कि आई की वैल्यू 5 से कम है या उसके बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। सो अगर हम आई की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल, ये कंडीशन ट्रू है। सो हमें ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना है। ओके। सो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट आई। मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट का मीनिंग होता है हमें सबसे पहले दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो हम असाइन कर देंगे फैक्टोरियल को। ओके। सो यहाँ पर जब हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन, तो उसमें आई की वैल्यू 1 है। ओके। और फैक्टोरियल की वैल्यू ये हमें पहले से यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 1। सो अब जब फर्स्ट टाइम हम फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ से ली है 1, ठीक है। और जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 1, ठीक है। सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 1। सो फैक्टोरियल की जो न्यू वैल्यू हमें कैलकुलेट होने के बाद मिली है वो है 1। ओके। अब आएंगे सेकेंड आइट्रेशन पर। सो जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसके बाद जब हम दोबारा इस लूप में एंटर करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्टेप के थ्रू इंक्रीमेंट करना है। मतलब आई की वैल्यू जो 1 थी वो अब 2 हो जाएगी। ओके। सो जब आई की वैल्यू 2 हो गई है और हम फिर से इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे 2 लेस देन और इक्वल टू 5, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। सो हम दोबारा से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इस बार जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो है 1, ठीक है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी। और फिर यहाँ पर जो आई की वैल्यू है अब वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो जो 1 था वो अब 2 हो गया है, राइट। सो 1 मल्टीप्लाई 2, अब की बार हमें फैक्टोरियल की न्यू वैल्यू मिल गई है 2। ओके। अब इसके बाद हम दोबारा इटरेशन करेंगे तो उसके लिए पहले हमें स्टेप के थ्रू इंक्रीमेंट करना होगा। तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी? 3। ओके। और फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली हुई है 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे जिससे हमें वैल्यू मिलेगी 6, ठीक है। टेस्ट कंडीशन हमने यहाँ पर टेस्ट की है तभी हम यहाँ पर प्रोसीड कर पा रहे हैं। ओके। इसके बाद अब दोबारा हमें एट्रेशन करना है तो दोबारा से इंक्रीमेंट करना होगा पहले। सो इंक्रीमेंट करेंगे, 3 था तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल की यहाँ पर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे 4 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे 4th टाइम, ठीक है। सो ये फर्स्ट आइट्रेशन था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब 4th टाइम जब हम आइट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो है 6 और यहाँ पर आई की वैल्यू है 4, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 24। ओके। अब इसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा तो आई जो 4 था वो बन जाएगा 5, ठीक है। अब हम फिर से टेस्ट करेंगे 5 लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये लेस देन और इक्वल टू है तो अब की बार भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। सो हम 5th टाइम भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर जो फैक्टोरियल की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 24 मल्टीप्लाई आई की जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो है 5। सो यहाँ पर हमें 24 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू मिलेगी 120। ओके। सो अब ये जो 120 वैल्यू मिली है इसके बाद हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाना है या नहीं, इसके लिए हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो 5 था तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम 6 को टेस्ट करेंगे, 6 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सो जब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो उस केस में हम दोबारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू हमारे पास आई है वो है 120। ओके। इसके बाद जब हम लूप से बाहर आ गए हैं तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये स्टेटमेंट हम कब लिखते हैं? जब हमें कोई चीज आउटपुट में प्रिंट करनी है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें ये चीज डिस्प्ले करनी है, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर स्टेटमेंट वहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा है द फैक्टोरियल ऑफ, ये स्ट्रिंग है जो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद जो नंबर है, मतलब जो हमें गिवन है, सो नंबर गिवन है 5, सो वो हमने यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया है ताकि यहाँ पर जो भी नंबर हो उसकी वैल्यू यहाँ पर आए इज, और फिर इसके बाद जो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद आई है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ओके। देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके। इसके बाद हम यहाँ पर मेन मेथड को क्लोज करेंगे और यहाँ पर क्लास को क्लोज करेंगे। ओके। सो इस तरह से हमने ये पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18,
एक्सप्लेन द यूज ऑफ एनी थ्री एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम यूज के साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस इन सीक्वल। सो फर्स्ट काउंट, ये नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करता है जो हमें क्वेरी के रिजल्ट में मिलती हैं। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्प्ले करने हैं, मींस टोटल काउंट हमें डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार। स्टार का मतलब होता है कि हमें सभी टपल्स को काउंट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम सभी को काउंट करेंगे। तो सभी रिकॉर्ड स्टूडेंट्स को ही तो डिनोट कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड मतलब एक स्टूडेंट। सो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, सेमीकोलन लगाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन सम, इसकी हेल्प से हम वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर सम डिस्प्ले करना है मार्क्स के लिए, मतलब सभी मार्क्स का सम। सो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में हम उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिस पर ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। सो हम यहाँ पर मार्क्स पर ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर टेबल का नेम लिखेंगे सेमीकोलन। देन नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन मैक्स। सो मैक्स का मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है जो भी एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए। सो अगर हमें हाईएस्ट मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, सो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे मार्क्स, मतलब जिस एट्रीब्यूट के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 एग्रीगेट फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं। एंड जब आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पर 3 एग्रीगेट फंक्शंस उनका यूज बताया, उनके एग्जाम्पल बताए, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग भी दी है ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो कि हमने 3 फंक्शंस को यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन किया है, और साथ ही उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर स्पेसिंग से आपके आंसर हाईलाइट होते हैं, जो आपने लिखा है वो प्रॉपरली प्रेजेंट होता है। ओके, now coming to 19th question. Varun is the owner of New Trends fashion company that deals in garments. He wants to make a database application for his company. Suggest any 6 possible entities that can be used in the database for his websites. So हमें 6 पॉसिबल एंटिटीज के बारे में बताना है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स लिखने वाले हैं हम उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो 6 पॉसिबल एंटिटीज क्या हो सकती हैं, हमें क्वेश्चन से पढ़कर ही पता चलेगा। ये फैशन कंपनी है जो गारमेंट्स में डील करती है। सो इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले हम कैटेगरी बता सकते हैं। ठीक है, सो इस टेबल में हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, जैसे कैटेगरी आईडी, नेम ऑफ कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट टेबल हो सकती है कस्टमर, यहाँ पर हम कस्टमर के बारे में डिटेल स्टोर करेंगे, जैसे कस्टमर आईडी, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इस तरह की डिटेल्स हम यहाँ पर रखेंगे। देन गारमेंट्स, यहाँ पर हम गारमेंट डिटेल्स लाइक गारमेंट आईडी, गारमेंट टाइप, गारमेंट साइज, ये सभी डिटेल्स स्टोर करेंगे। देन ब्रांड, यहाँ पर हम ब्रांड डिटेल्स मतलब ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम, इस तरह की डिटेल्स स्टोर करेंगे। देन स्टाफ, यहाँ पर एस आई डी, एस नेम, एस रोल, ये सभी स्टाफ डिटेल्स को डिनोट कर रहे हैं। देन स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक नंबर, गारमेंट आईडी, इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ओके, सो जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है उसमें हमें ये भी देखना होगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और वहां पर क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर आप इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होंगे। एंटिटीज का मतलब क्या है ये हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया है। एंटिटी के लिए हम टेबल बनाते हैं, मतलब हर एक एंटिटी, जो भी पॉसिबल एंटिटी वहां पर हो सकती है, कैटेगरी, कस्टमर, इसके लिए हम एक करस्पॉन्डिंग टेबल बनाएंगे। तो हमसे जब यहाँ पर पॉसिबल एंटिटीज के बारे में पूछा जा रहा है डेटाबेस के लिए, तो मतलब हमें बताना है कि वहां पर कौन कौन सी टेबल्स बनाई जा सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर कैटेगरी एंटिटी के लिए कैटेगरी टेबल बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से। सो हर एक को आप यहाँ पर शॉर्टली भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन गिवन हो, तो आपको वहां पे जो भी क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पर गारमेंट्स का क्वेश्चन था इसलिए हमने गारमेंट से रिलेटेड एंटिटीज सोची हैं। अगर आपको फूड कंपनी गिवन हो या फिर कोई और क्वेश्चन गिवन हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू 4 मार्क्स क्वेश्चंस, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड इसमें से हमें कोई 3 आंसर करने हैं। सो मैंने आपको बताया है जो 24 मींस लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें जनरली आपको यही टेबल बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा फ्रॉम
एसक्यूएल कमांड्स। सो यहाँ पर आपको टेबल गिवन होगी एंड उसके बेसिस पर आपको कमांड्स लिखनी होंगी। और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन होता है उसमें जनरली आपको जावा प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन ही मिलता है। एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इससे हाई चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। सो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं उसी टाइम में आपको देख लेना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से करने हैं, ठीक है। और जब आप अटेम्प्ट करें उससे पहले भी एक बार कंफर्म कर लें कि आपको एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अच्छे से आते हैं, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। वरना आपके पास चॉइस है, आपको जो अच्छे से आता है आप वही अटेम्प्ट करें, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स गिवन है str1 एंड str2। str1 है हेलो और str2 है जावा स्पेस प्रोग्रामिंग। ओके, सो यहाँ पर हमें कोड स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब आप इस चीज का ध्यान रखें एग्जाम में भी, यहाँ पर आपको डिस्प्ले कीवर्ड गिवन हो या ना हो, बट आपको यहाँ पर system.out.println उस मेथड को यूज करने से पहले लिख देना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मेथड्स अपने आप इस चीज का रिजल्ट शो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको उस चीज का रिजल्ट शो करने के लिए, मतलब डिस्प्ले करने के लिए, आपको system.out.println लिखना होगा, ठीक है। और उसके अंदर आप इस मेथड को लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग str1 इनटू अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में हमें डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम टू अपर केस मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है। जो स्ट्रिंग नेम है वो पहले मेंशन करें str1 डॉट, इसके बाद जो मेथड नेम है टू अपर केस एम्प्टी ब्रैकेट्स। सो इस तरह से हमें ये मेथड यूज करना है। इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद हमने system.out.println के अंदर लिखा है, ठीक है। तो इसलिए सेमीकोलन इस स्टेटमेंट के बाहर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम ये system.out.println ना लिखते और सिर्फ हम इतना पार्ट लिखते, तो उस केस में हम इसके बाद सेमीकोलन लगा सकते थे, ठीक है। बट क्योंकि हमें यहाँ पर ये चीज डिस्प्ले करनी है, इसलिए हमने system.out.println मेंशन किया और फिर उसके अंदर हमने ये मेथड मेंशन किया है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, टू डिस्प्ले द कैरेक्टर एट द इंडेक्स 6 इन स्ट्रिंग str2। सो str2 में जो 6 इंडेक्स पर कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैर एट। एंड आपको ध्यान रखना है जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो भी मेथड आप यूज करते हैं, आपने लिखा है str2 डॉट कैर एट। अब यहाँ पर आप a को अगर स्मॉल लिख देते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि जावा में केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मेथड का नेम जैसा है, जो कैरेक्टर जैसा है, आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है स्ट्रिंग नेम डॉट, फिर मेथड नेम। और क्योंकि इस मेथड में हमें आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है, तो आर्ग्यूमेंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें 6 इंडेक्स पर कैरेक्टर फाइंड करना है, तो वही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे कैर एट 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ लेटर L in the string str1। सो str1 डॉट, अब यहाँ पर हमें इंडेक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ, और फिर ब्रैकेट में वो कैरेक्टर लिखेंगे जिसका इंडेक्स फाइंड करना है। एंड क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, तो इसलिए हम इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग होती तो उस केस में हम इसे डबल कोट्स में मेंशन करते, ठीक है। देन टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग str1 आफ्टर रिप्लेसिंग लेटर L विथ स्टार। तो हमें यहाँ पर L को स्टार से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हम रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। स्ट्रिंग नेम डॉट, यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले वो वर्ड लिखना है जो हमें रिप्लेस करना है, और फिर कॉमा लगाने के बाद वो वर्ड लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सिर्फ एक कैरेक्टर था, इसलिए हमने सिंगल कोट्स में मेंशन किया। अगर यहाँ पर हमें कोई स्ट्रिंग गिवन होती तो हम उसे डबल कोट्स में मेंशन करते, ठीक है। इस तरह के कुछ बेसिक रूल्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। सो मैंने आपको बताया था कि दोनों जब आपको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस गिवन हो तो आपको टेबल फॉर्मेट में मेंशन करना चाहिए। सो यहाँ पर हमने टेबल यूज की है। एंड एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप के बीच जो मेन डिफरेंस है वो सबसे पहले पॉइंट में मेंशन करना है। सो एंट्री कंट्रोल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं और फिर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब, ठीक है। बट जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है उसमें
हम पहले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर कंडीशन चेक करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल्स हैं फॉर लूप, वाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल हैं डू वाइल लूप। सो यहाँ पर हमने एंट्री कंट्रोल के लिए एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमने वाइल लूप का एग्जाम्पल लिया है। सो इसमें i इज इक्वल टू 6, ये इनिशियल वैल्यू है। हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है i लेस देन और इक्वल टू 5, और स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई एंड देन इंक्रीमेंट आई। सो अब यहाँ पर क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, तो हम जब ये कंडीशन लिख रहे हैं तो हमें इस बॉडी में एंटर करने से पहले, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमें कंडीशन को चेक करना होगा। सो आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 6 है। सो आप बताइए 6 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ये चीज ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो जब पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम इस लूप में एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री कंट्रोल हुई, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पर पहले कंडीशन चेक की और क्योंकि वो फॉल्स है इसलिए हम एंटर नहीं करेंगे ब्लॉक ऑफ कोड में। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देनी है। ओके, सिमिलरली डू व्हाइल लूप हमने लिखा है। अब यहाँ पर सारी चीजें जो वैल्यू है, कंडीशन है, वो सेम रहेंगी, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले हमें डू पार्ट लिखना है जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और फिर हमें वाइल लिखना है जिसमें कंडीशन होगी। ओके, देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं i इज इक्वल टू 6, अब की बार क्या होगा कि क्योंकि हम डू वाइल लूप की बात करें जो एग्जिट कंट्रोल्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा और फिर वो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो 6 की जगह यहाँ पर हमें i की वैल्यू 7 मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम 7 को टेस्ट करेंगे, 7 लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स आएगी, तब हम यहाँ लूप से बाहर निकल जाएंगे और वापस प्रोसीड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमने एग्जिट को कंट्रोल किया है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर हमने इसे कहा है एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन चेक होती है कि हमें एग्जिट करना है या फिर नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, सो एग्जाम में भी इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमने सबसे पहले तो मेन डिफरेंस बताया और फिर हमने प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कोड भी यहाँ पर हमने मेंशन किया और उसको एक्सप्लेन भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग आर, फर्स्ट, जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, पर फिर भी वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड इसमें लर्नर के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी कन्वीनियंट लोकेशन पर पढ़ सकें, कन्वीनियंट टाइम एंड अपने कन्वीनियंट पेस पर पढ़ सकें। लाइक आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो को डबल स्पीड पर देख सकते हैं, आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर देख सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। Then there is no discrimination of age, caste, gender, background or the qualification of the learner. जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कोई भी देख सकता है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कौन देखेगा। एज सच ऑनलाइन लर्निंग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती लर्नर की। लर्नर फ्रीली लर्न कर सकते हैं। एंड जो भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन वो सभी इंफॉर्मेशन, लाइक आप इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, तो इससे आपको सभी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ रही हैं। हाउएवर जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो वहाँ पर जब आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो उसमें वीडियो नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा इंजॉयबल अट्रैक्टिव ना हो। वेयर एज अगर हम ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा गया था 4 एडवांटेज, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस फॉर्मेट में मेंशन किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। मैंने आपको बताया था जो पार्ट वाइज क्वेश्चन होंगे उसमें आपको इस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, 1 लाइन लीव करनी है और फिर पार्ट नंबर वैसे ही मेंशन करना है जैसे क्वेश्चन में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम
आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा प्रोग्रामिंग। सो इन जावा थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। सो जो टू वेज हैं वो हम फर्स्ट सेकंड इस फॉर्मेट पे मेंशन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फॉर्मेट हम आंसर में यूज करते हैं वो फॉर्मेट क्वेश्चन के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर ए बी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज नहीं है। ठीक है। सो टू वेज होते हैं थ्रेड्स क्रिएट करने के, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। देन बी पार्ट में हमसे असर्शन की डेफिनेशन पूछी गई है विद रेफरेंस टू जावा, एंड यहाँ पर हमें असर्शन लिखने का एक वे भी बताना है। सबसे पहले असर्शन क्या होती है डिफाइन करेंगे। असर्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो जब हम असर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंश्योर करती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर ट्रू नहीं होगी तो क्या एरर देना है वो हम असर्शन की हेल्प से बता सकते हैं। ओके। सो वेज टू राइट एन असर्शन, टू वेज होते हैं। हमसे यहाँ पर एक वे पूछा गया है तो आप कोई भी एक वे मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मेंशन किया है assert expression 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है। एज सच यहाँ पर पूछा नहीं गया है, बट मैं आपको समझा रही हूँ इन केस आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर हम assert स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो सबसे पहले तो assert कीवर्ड लिखना होगा। इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमें इंश्योर करना है कि ये ट्रू होना चाहिए, बट अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हमें assertion एरर देना होगा, और क्या एरर देंगे वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा उस केस में ये एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उस केस में ये एक्सप्रेशन टू हमें एक असर्शन एरर की तरह मिलता है। ओके। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन 24। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। जब आप आंसर लिख रहे हैं वही चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, फिर वन वन लाइन का गैप आप सभी पार्ट्स के बीच में देंगे। और क्योंकि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें जब आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं आपको प्रॉपर वे में लिखना है। लाइक जो सेलेक्ट क्लॉज है वो एक लाइन में, फिर फ्रॉम, फिर वेयर क्लॉज नेक्स्ट लाइन में। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक दिखती है। ओके। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन एल साइज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसी के बेसिस पर लिख देंगे और आप टेबल को ध्यान से देखते ही नहीं है। बट आपको यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक नेम्स हैं कॉलम के, टेबल के, वो आपको स्पेसिफिकली कहाँ से रेफर करने हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उससे। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर बोला गया है नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स, तो अब सिर्फ आपको नेम्स नहीं लिखना क्वेरी में, आपको यहाँ पर देखना है कि नेम के लिए कौन सा कॉलम है। नेम के लिए कॉलम है जी नेम। ठीक है। तो आप वही यहाँ पर मेंशन करेंगे। और आपको इतना भी ध्यान रखना है, डिस्प्ले करने के लिए हम सेलेक्ट क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है। तो सेलेक्ट क्लॉज में हमें क्या डिस्प्ले करना है, जी नेम। ठीक है। इसके बाद और कुछ डिस्प्ले करना है नहीं। यहाँ पर हमें कंडीशन बताई गई है दैट आर अवेलेबल इन एल साइज। तो कंडीशन तो हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले हमें ये मेंशन करना होगा कि हम ये डेटा कौन सी टेबल से पिक कर रहे हैं। फ्रॉम, और इसके बाद टेबल नेम लिखना होगा। तो टेबल नेम हमें गिवन है गारमेंट। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम वेयर क्लॉज में लिखते हैं, वेयर। अब कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है एल साइज। तो एल साइज मतलब साइज कॉलम के लिए कंडीशन है, तो हम लिखेंगे साइज इज इक्वल टू, और फिर ये वैल्यू क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए हम इसे कोट्स में लिखेंगे। ओके। फिर सेमीकोलन लगाएंगे। इस क्वेरी में हमने जी नेम डिस्प्ले किया है गारमेंट टेबल से, जहां पर साइज एल है। ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें बताना है कि गारमेंट्स का कलर चेंज करना है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है। जब हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करने के लिए हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट। इसके बाद आपको लिखना है टेबल नेम। टेबल नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है गारमेंट। ओके। हम लिखेंगे अपडेट गारमेंट। इसके बाद सेट, देन जो कॉलम, जिस कॉलम की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम लिखेंगे। तो कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पर कलर चेंज कर रहे हैं, मतलब इसके लिए कॉलम नेम है कलर। वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इज इक्वल टू, इसकी जो न्यू वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए हमने इसे कोट्स में लिखा है।
इसके बाद कंडीशन लिखेंगे, मतलब हमें ये वैल्यू कहाँ पर चेंज करनी है। तो हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है जहां पर कोड 115 है। सो कोड ये किस चीज से डिनोट किया गया है, जी कोड। सो हम वही लिखेंगे वेयर जी कोड इज इक्वल टू 115 सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन मिस ना करें और कोट्स मिस ना करें। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स पर भी आपके पॉइंट्स, आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें एक न्यू रो ऐड करनी है। इसके लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम इज गारमेंट। इसके बाद वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे एंड देन जो रो हमें इंसर्ट करनी है उसकी सभी वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले 117 ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू है कुर्ता। अब ये क्या, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है तो कैरेक्टर वैल्यू को हम लिखते हैं कोट्स के बीच में। ओके, कॉमा लगाएंगे। फिर है एम, ये भी कैरेक्टर वैल्यू है तो इसको भी हम कोट्स के बीच में रखेंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू है वाइट, इसको भी हम कोट्स के बीच में रखेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 1000, ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको बिना कोट्स के लिखेंगे। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये पूरी एक रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। अगर यहाँ पर कोई और रो भी हमें इंसर्ट करनी होती तो फिर हम सेमीकोलन की जगह कॉमा लगाते, फिर से न्यू रो की वैल्यूज देते और फिर जो भी लास्ट रो होती उसके बाद सेमीकोलन लगाते। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही रो ऐड करनी है इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। ओके, अब डी पार्ट, यहाँ पर हमें कहा गया है टू रिमूव द कॉलम कलर फ्रॉम द टेबल गारमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुई थी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें गारमेंट लिखा है टेबल का नेम, और यहाँ पर हमें जो स्पेसिफिक पार्ट गिवन है उसमें लिखा है गारमेंट्स। तो हमें एग्जैक्टली कौन सा टेबल नेम स्टेटमेंट में मेंशन करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली आपके दोनों आंसर्स ठीक माने जाएंगे, आप गारमेंट लिखें या गारमेंट्स लिखें। बट टू बी मोर प्रिसाइज, आप डी पार्ट का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और डी पार्ट में स्पेसिफिकली आपको गिवन है कि यहाँ पर टेबल का नेम यही है, ठीक है, और कॉलम का भी एग्जैक्ट नेम गिवन है। तो जहां पर आपको एग्जैक्ट नेम गिवन हो, मतलब अगर यहाँ पर ये कोड्स ना गिवन होते, हमें स्पेसिफिकली ना बताया होता, तो उस केस में हम रेफर कर सकते थे जो क्वेश्चन में एडिशनल डिटेल्स गिवन है। बट अगर हमें इसी सब पार्ट पे एग्जैक्ट डिटेल्स गिवन है, एग्जैक्ट टेबल नेम, एग्जैक्ट कॉलम नेम, तो हमें वही प्रेफर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, तो हमें टेबल से कॉलम रिमूव करना है, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज करना है। सो हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। इसके बाद हमें टेबल नेम मेंशन करना है। इसके बाद ड्रॉप कॉलम, ये कमांड हम यूज करेंगे कॉलम को रिमूव करने के लिए, एंड देन कॉलम नेम, ठीक है, सेमी कॉलन लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेबल से कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव completed the 2025 question paper discussion. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you want to refer to all-in-one book or sample paper book for your IT board exam preparation, you can refer to the link given in the description. Bye everyone.